हो गया ना। तो देखिए आइए आज बात करेंगे अपन 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति भाई? 1857 का संग्राम इसे कह सकते हैं, है ना। बोलने की कोई बाउंडेशन नहीं, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट आएगा आप कभी भी इसको देख लेना वीडियो को, नो प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1857 का जो संग्राम है, इसकी अगर मैं बात करूं तो एग्जाम की दृष्टि से इसका कितना महत्व है वो भी आपको समझना है। तो देखिए पटवारी में तो ये स्पेशल दे ही रखा है, पटवारी के साथ आप कोई भी एग्जाम दोगे रेलवे की तो उसमें भी आएगा, और विशेष रूप से ये जो टॉपिक शानदार तरीके से आता है रीट में भी आता है, और रीट के बाद आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम होती है उनमें सब में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में भी 1857 का संग्राम आएगा और इंडिया में भी जो है 1857 का संग्राम आएगा। दोनों के दोनों आपके काम आने वाले हैं, मतलब राजस्थान का भी कुछ बात कर लेंगे और इंडिया की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो पटवारी के पॉइंट से तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, रेलवे और रीट के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं इस टॉपिक की क्या महत्वता है। तो देखिए 1857 की क्रांति ऐसे ही नहीं हो गई थी, इसके भी कई कारण थे, जिसकी अगर मैं नींव की बात करूं कि इसकी नींव कहां से डली थी, तो इसकी नींव जो है 1757 से तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन पूरी तरह से इसकी जो नींव डली थी वो डली थी 1764 से। कहां से बताओ? याद करो, 1764 में एक मैच देखा होगा, बोलो कौन सा? कौन सा बता? बक्सर का युद्ध हुआ या नहीं हुआ था? हाँ, तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें भारत के तीन सैनिक हार गए थे, सेनापति हार गए थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो है अधिकार हो गया इंडिया पर। बंगाल पर तो हुआ ही, लेकिन भारत पर ही हो गया था। तो यहां से इन अंग्रेजों की कहानी स्टार्ट हो गई थी अत्याचारों की। शासन की शुरुआत तो हुई, लेकिन साथ में साथ क्या कर रहे थे बता? अत्याचार। इधर कहां देख रहा है? इधर देख। अत्याचारों की भी कहानी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब है इनका जो यहां से तो इनकी इस संग्राम की क्या डली थी? नींव। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ी पनपती गई, धीरे धीरे छोटे छोटे जो कारण बनते गए। किसके बताओ? 1857 के संग्राम के। तो कुछ कारण अपन देखने वाले हैं, उन कारणों से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से 1857 के संग्राम का कौन सा कारण नहीं है। भाई तुम जो बताते हैं ना कि चर्बी युक्त कारतूस, वो तो एक तत्कालिक कारण था। वो तो कैसा कारण था? तत्कालिक कारण था। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ कारण रहे होंगे। तो उससे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस समय के थे वो क्या कारण थे जिससे कि एक साथ चिंगारी भड़की थी पूरे देश में? तो वो कारण अपन देखते हैं। तो पहले अपन बेसिक सी जानकारी देखते हैं 1857 के क्रांति के समय कि इंग्लैंड में कौन तो महारानी थी, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन हमारे भारत में गवर्नर जनरल था, और कौन यहाँ पर इस जो कंपनी का है वो सेनापति था। ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही ना अपने यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक है। तो देखो ये बेसिक सी जानकारी के बाद अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि इसके तत्कालिक कारण क्या थे। तो पहला अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं कि इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो आपको पता है इंग्लैंड की जो महारानी थी वो महारानी थी विक्टोरिया। कौन थी बताओ? विक्टोरिया थी। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन पूछ ले गलती से। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे बताओ? बहुत बढ़िया। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, पीएम कह सकते हैं, और पीएम जो थे वो थे पामस्टर्न। कौन थे बताओ? पामस्टर्न थे। क्लियर? ये बात भी सीखे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भारत में गवर्नर जनरल कहां पर बताओ? भारत में गवर्नर जनरल, अर्थात हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल। इस समय तो गवर्नर जनरल है, आगे जाके वाइसराय बनेगा। तो यहाँ पे जो था वो था भाई लॉर्ड कैनिंग। कौन था बताओ? लॉर्ड कैनिंग इस समय 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो आगे चल के इस क्रांति के बाद भारत का पहला वाइसराय भी बनेगा। तो इस समय देख लेते हैं हम जो कंपनी हमारे यहाँ पर काम कर रही थी, कौन सी कंपनी थी बताओ? तो यहाँ पर कंपनी का जो सेनापति था, कौन सा रे? सेनापति जो था वो था जॉर्ज एडिसन। कौन था बताओ? पीछे मन नहीं लग रहा है क्या? इधर देखता रहे, ठीक है। जॉर्ज एडिसन था। कौन था बताओ? जॉर्ज एडिसन था। सब ये तो यहाँ पे अपन ने मुख्य रूप से जो थे इनके समय महत्वपूर्ण पदों पर जो पदाधिकारी थे भारत में या फिर इंग्लैंड में, उनकी चर्चा की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। तो ये बातें तो यहाँ पे मैंने बेसिक सी जानकारी आपको बताई है। उसके बाद अपन तत्कालिक कारण की बात करेंगे। तो यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना? दिख रहा? इधर दिख रहा है?
हाँ, तो देखो इधर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्रांति के जो मेन जो कारण थे, उन कारणों में एक तो था अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। इधर दिख रहा है? अच्छा, इधर लिख देता हूं। तो देखो कारणों में अपन देखने वाले हैं इनके महत्वपूर्ण क्या क्या कारण थे। तो कारण में एक तो आता है अंग्रेजों की वो जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो टैक्स उगाते थे। क्या उगाते थे बताओ? टैक्स उगाते थे। तो इनकी अपन कह सकते हैं भू राजस्व व्यवस्था। इस व्यवस्था से भारतीय क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। ठीक है, आए दिन जितना आपने लगान फिल्म देखी होगी ना, नहीं देखी है क्या? देख लेना घर जाके। मतलब चाहे अकाल पड़ रहा है, चाहे भुखमरी फैल रही है, लेकिन चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से लाओ, हमें टैक्स इतना देना ही पड़ेगा। तो इस भू राजस्व व्यवस्था से भी किसान बहुत ज्यादा तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे। दूसरी जो व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, वो मैंने बताई थी जो है डाक व्यवस्था। इनकी जो नया कानून लाए गए थे वो कौन सी व्यवस्था थी बताओ? डाक व्यवस्था, अर्थात डाक अधिनियम इसको कह सकते हैं। और ये डाक अधिनियम किसके समय आया बताओ? लॉर्ड डलहौजी के समय, बताया ना मैंने। और लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में 1853 में, मतलब 16 अप्रैल 1853 को रेल चली या नहीं चली बताओ? है ना, बंबई से ठाणे। कौन सी ब्यूटी बताओ? ब्लैक ब्यूटी। कौन सी बताओ? ब्लैक ब्यूटी की बात की थी, है ना। तो इनके समय क्या हुआ कि देखो डाक व्यवस्था की कहानी कैसे प्रचलन में आई, या हमें इस डाक व्यवस्था या डाक अधिनियम से क्यों टेंशन पैदा हुई? ये तो बढ़िया काम है, हम पत्र भेज रहे, हमारे यार दोस्तों को मैडम का पत्र आ रहा है, ठीक है, बाहर से। सैनिक काम कर रहे थे छावनियों में। एक बात बताओ, आपने वो फिल्म देखी होगी, कौन सी है? हाँ, कौन सी? हाँ, बॉर्डर में देखा हो ना, पत्रों के लिए कैसे वो उत्तेजित रहते हैं कि मेरा पत्र है, मेरा पत्र है। उस समय पत्रों का इतना खतरनाक जमाना हुआ करता था। आप सोचो, अपने माता पिता का महीने में पत्र आ जाए, इतने उत्तेजित खुश हुआ करते थे, है ना। तुम भी छोटे छोटे थे जब तुम भी यार दोस्तों को पत्र देते या नहीं देते? एक ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजते क्या? हाँ, तुम कोई, है ना। हाँ, तो तुम्हारे समय भी पत्र चलते थे। ये तो 2013 में कहानी थोड़ी सी लो कर दी है। तो मेरे कहने का मतलब है, पत्र व्यवस्था बहुत प्रचलन में थी। इन नालायक अंग्रेजों ने क्या किया, पहले फ्री में ही आते थे ये पत्र। जैसे मम्मी पापा का पत्र आया तो उसको कोई भी डाकियों को जो है सैनिक को पैसा नहीं देना पड़ता था, उसके पास फ्री में आ पहुंचता। लेकिन इन्होंने 1854 में जो व्यवस्था की थी, सैनिकों को निःशुल्क की जगह पैसे देकर क्या लेनी पड़ेगा, अपना पत्र लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जो इनको सैनिकों को जो निःशुल्क जो पत्र आते थे, जो डाक आती थी, उस व्यवस्था को इन्होंने डाक अधिनियम 1854 के तहत क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसलिए अंग्रेजों में भारतीयों में रोष पैदा हो गया कि बोलो ये अधिनियम ला रहे बराबर से, और ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर, ठीक है, अत्याचार बढ़ते ही जा रहे। तीसरा जो खतरनाक जो रीजन आता है उसको भी मैं आपको बताता हूं। तीसरा जो आता है वो आता है सेना अधिनियम। अब ये सेना अधिनियम भी मैंने आपको बताया हुआ 1856 में, नहीं बताया क्या? हाँ, सेना भर्ती अधिनियम ले लो या सेना अधिनियम, अपन समझ गए सेना से। देखो ये कौन सी बीमारी आ गई, देखो कुछ सालों पहले की घटना है, इससे ये कुछ मुद्दे बन रहे और ये खतरनाक मुद्दा बनेगा। देखो इस सेना भर्ती अधिनियम जो था, जितने भी भारतीय सैनिक जो भर्ती किए जाते थे इस अधिनियम के तहत, अब से पहले, इस अधिनियम से पहले तो ये व्यवस्था थी कि भारतीय सैनिक जिस छावनी में रहेंगे उसमें ही रहेंगे और उसी के एरिया को कवर करेंगे, दूसरे एरिया में लड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन इस अधिनियम के आते ही ये कर दिया कि भारतीय सैनिक भारत से बाहर समुद्रों को पार दूर करके जाएंगे लड़ने के लिए, समुद्रों को पार करके दूसरी जगह लड़ने के लिए जाएंगे। इस व्यवस्था से भारतीय सैनिक जो छावनी में रह रहे थे वो नाखुश थे, मतलब खुश नहीं थे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए भी गुस्से में हो गए। और दूसरी बात, जब ये बाहर जाते थे या नए सैनिक जो भर्ती होते थे, उनको एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक बताओ? इस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक दी जाती थी। कौन सी बंदूक रहे? रॉयल एनफील्ड। कौन सी बताओ? हाँ, गाड़ी का नाम है, लेकिन आप कह सकते हो कि एनफील्ड की, ठीक है ना। रॉयल एनफील्ड जो बंदूक दी जाती थी, उसमें क्या होता था कि उसमें एक रैपर लगा होता था। इसके जो भी होते थे ना, जो क्या बोलते हैं उनको, गोलियां, कारतूस,
ठीक है। जो ये कारतूस होते थे ना, लोग कारतूस लिख दिया मैंने, इन कारतूसों पर रैपर लगा होता था। रैपर बोले तो क्या बोलते हैं इनको? खोल। रैपर को क्या भी बोल सकते हैं? खोल बोल सकते हैं। रैपर के ऊपर मतलब रैपर क्या हो गया, नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है देख लेंगे, यहां लिख देता हूं, इधर दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो नई बंदूक आई थी इनके ऊपर रैपर लगा होता था। रैपर बोले तो खोल। इस रैपर में जो लगा होता था, ऐसे कहते हैं कि ये जो रैपर बना होता था, ये जो बना होता था, ये गाय प्लस किसकी बताओ? सुअर की चर्बी से बना होता था। गाय में सुअर की चर्बी से बना होता था, क्या बताओ? ये रैपर। और इस रैपर की ये खास विशेषता थी कि हाथ से नहीं खुलता था, इसको दांत से फोड़ना पड़ता था। किससे बताओ? दांत से फोड़ना पड़ता था। अब आपको पता है कि इस जमाने में 1857 के जमाने में हम हिंदू और मुस्लिम अपने धर्म की खातिर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। आप देखो, आपने भी बचपन में देखा होगा, कक्षा 5 में पढ़ते थे, आपकी कोई भी किताब है, छोटे छोटे से वो चित्र आते थे, हर किताब पे मिल जाता, किसी देवी का मिल रहा है, कोई देवता का मिल रहा है ना। कितनी आस्था हुआ करती थी हमारी भी। आज वो तो आज मॉडर्न जमाने में आ गए, मोबाइलों का जमाना आ गया, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है देवी देवतान के लिए, है या नहीं है ना। अब देवी देवता साइड में बैठ रहे हो, हमारा मोबाइल चलेगा बस। तो आज जाके आज हम पाश्चात्य युग में हम जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उस जमाने में या आज से 20 साल पहले आप अपने धर्म की तरफ झांक के देखो, आपको लगेगा कि वाकई में हम कितने आस्थावान थे। तो सोचो, इस समय हमारे अगर धर्म पे किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली काटने के लिए तैयार रहते थे। ऐसी स्थिति में गाय हमारी माता है, यही पाठ पढ़ाया हमें, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? शुरू से यही पाठ पढ़ाया है, गाय हमारी माता है, बस जो भी है और देखा जाएगा। और ये तो हिंदुओं की माता थी, और ये सुअर जो है उनकी थी, हाँ मुसलमानों की, ये समझ लो। तो ये तो उनकी प्रिय थी और ये हमारी प्रिय थी। और साहब अंग्रेजों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, किसको? हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए और अपने धर्म को ऊपर उठाने के लिए हमारे धर्म के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इस बात का पता चला कि साहब हमारे धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे, तो धीरे धीरे ये चिंगारी भड़कने लगी सैनिकों में। आम जनता की तो इतनी औकात नहीं थी कि अंग्रेजों से बात भी कर ले। सैनिक जो थे, जितने भी पदाधिकारी थे, उनसे वो वार्तालाप करते थे। तो यहाँ पे जितने भी सैनिक थे अपने, वो हिंदू ही थे और मुसलमान ही थे अंग्रेजों के पास छावनियों में। तो मेरे कहने का मतलब है ये धीरे धीरे ये हवा बनने लगी कि हमारे जो भी नई बंदूक आ रही है उसमें जो कारतूस लगे होते हैं, उसमें जो कारतूस लगे होते हैं उनमें गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त कारतूस है वो। और साहब इनको पता था दांत से फोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि नई बंदूक जैसी बाहर जा रहे हो तो आपको नई बंदूक देनी है, तो उसको आपको ले जाना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो शुरुआत मानी गई थी, अर्थात ये इसका तत्कालिक कारण माना गया था। भाई कैसा कारण माना गया था? अर्थात क्रांति का या कह सकते हैं संग्राम का सबसे तत्कालिक जो कारण माना गया था वो क्या माना गया था? गाय प्लस सुअर की चर्बी युक्त कारतूस। और ये कारतूस दिए गए थे कब? मार्च 1856 में। किसके द्वारा दिए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो धीरे धीरे मार्च 1856 से कहानी इनकी शुरू हो गई थी। और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते आप मुझे बता दीजिए, यहां पे बढ़िया ढंग से दिख रहा है क्या इधर? ठीक है। तो देखिए, तत्कालिक कारण की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे मित्रों, यहां पे मैं आपको बताऊंगा इस कहानी की चिंगारी कहां से भड़की, किस छावनी से भड़की? बैरकपुर। कहां से बताओ? बैरकपुर से कहानी की चिंगारी भड़केगी। रे भाई कब की बात है? बताओ 29 मार्च की। 29 मार्च 1857 की क्रांति की कहानी, यहां से ये कहानी स्टार्ट होगी। तो आपकी जो स्टेज जो प्रारंभ होती है संग्राम की, इस संग्राम की स्टेज प्रारंभ होती है प्यारे मित्रों 29 मार्च से। कब से बताओ? 29 मार्च से। तो यहां पर क्या कंडीशन होगी मैंने आपको बताया। रे आ गया कौन सा पांडे? बता दो रे। मंगल पांडे। कौन आ गया बताओ? मंगल पांडे आता बेचारा, सुबह सुबह आया था, कोई मतलब नहीं था, दुनियादारी से पूजा करके आया। रे क्या करके आया? इसको भी धीरे धीरे पता चला रे मैं तगड़ा एक पंडित हूं और मेरे भी धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इसको पता चला तो इससे कहा, बंदूक दी, कारतूस दिए, बोले नई बंदूक है इसको यूज में ले, और लगा इसमें इनको कारतूसों को। तो इस भाई साहब ने बिल्कुल मना कर दिया।
बोले इनको मैं फोड़ूंगा नहीं। बोले तो 2 अंग्रेज अधिकारी आए, बोले क्यों नहीं फोड़ रहे रे? कितने अंग्रेज अधिकारी आए रे? बोले तू बॉस कैसे बन रहा है पहले ये बता। बोले नहीं फोड़ूंगा, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, हमें पता है, सब लोग कह रहे हैं कि इनमें गाय और स्वर की चर्बी लगी हुई है, मैं नहीं फोड़ूंगा। बोले ऐठ गया, जैसे आप भी ऐठ जाते हैं ना कभी कभी, हाँ, तो बिल्कुल ऐठ गया भाई साहब। और ऐठ गया तो गुस्से में था, बोले इस बार तो फोड़ लूंगा, जिंदगी में फिर नहीं फोड़ूंगा। आए थे बताओ, एक तो कौन आया बताओ, एक तो कौन आया? अंग्रेज अधिकारी बाघ याद रख लेना, और एक याद रख लेना हुसन। कौन आए थे बताओ? हुसन। तो ये हाँ, बाघ और हुसन दोनों ये अंग्रेज अधिकारी आए। इन्होंने बोला जल्दी लगा कारतूस को, दिख रहा है ना, ऐसे घुमा लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखे तो नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत हिल जाए, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ तो देखिए बाघ और ये हुसन आए थे प्यारे मित्रों। इन्होंने कहा जल्दी लगा नहीं तो ठुकाई शुरू है तेरी, सेना से निकाल देंगे, वो कर देंगे, यही कर देंगे। बोले ठीक है, जैसे जबरदस्ती की, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी ज्यादा थे, एक अकेला था, बेचारे को बेबस होना पड़ा, तो इसने लगा लिया और लगा के साहब ठीक है इसको चला के देखता हूं कैसी चलती है। तो दोनों पे ठोक दिया है या नहीं है? किस पे ठोक दिया? बाघ पर और हुसन पर ठोक दिया। भाई साहब ने सबसे पहले इसको ठोका, किसको ठोका? ये ऊपर पहुंच गया, हाँ सलट गया, ये इसकी टांग में पड़ी और एक गोली और पड़ी, 2 पड़ी इसके, मतलब ये घायल हो गया, ये मरा नहीं, बस बच गया ये, पता नहीं, ठीक है। तो मरा तो कौन बताओ? बाघ मरा था यहाँ पे और हुसन बच गया था। आखिर की में ये आता है बात, जब इस बात का, ये कौन सी छावनी से था भाई साहब? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी आती है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ आती है बताओ? पश्चिमी बंगाल में आती है। पश्चिमी बंगाल में भी ये कौन सी छावनी का सैनिक था? ये 34वीं NI नेटिव इन्फेंट्री का ये वीर सैनिक जवान था। आपको इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, मंगल पांडे का परिचय भी पूछ लिया जाता है। इसका जन्म हुआ था बलिया में, बलिया बोले तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था बताओ? तो ये उत्तर प्रदेश से था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से था, ये समझ लो। तो अपन जब एडजस्ट करेंगे लिखेंगे तब इसके बारे में मैं थोड़ा सा तरीके से बता दूंगा, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना सभी के सभी। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ये वीर सैनिक जवान था। आगे चल के जब ये सभी की सभी बातें जब किसको पता चली बताओ? कैनिंग को पता चली। तो लॉर्ड कैनिंग ने तुरंत आदेश दिया, बोले ऐसे नालायक, ठीक है ये तो ऐसे ही कहेगा, नालायक तो नहीं, हमारा तो वीर योद्धा था जो सल्टा दिया। तो ऐसी स्थिति में बोले इसके खिलाफ तुरंत कानून पास किया जाए और तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाए। तो साहब कानून चला न्यायालय में, और न्यायालय में चलने के बाद कानून के तहत इसको कहते हैं कि मंगल पांडे को दी गई, बोलो क्या बताओ? फांसी दी गई। बोलो कब की बात थी? 29 मार्च में तो ये खेल कर दिया, और अब मार्च के बाद अप्रैल ही आता ना। कितने अप्रैल की बात थी रे? 8 अप्रैल की बात थी, 8 अप्रैल और 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को इस वीर बहादुर सैनिक को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। साहब फांसी दी गई, लेकिन इनके लिए मुसीबत बन गई। इनके लिए क्या बन गई? मुसीबत बन गई। अब ये जो फांसी दी गई थी ना, अब तक तो शायद पूरे भारत में अनेक सैनिक छावनियां थी। पहले मोबाइल तो थे नहीं, व्हाट्सएप तो थी नहीं, का तुरंत मैसेज भेज दिया साहब इसको फांसी दे दी, हो जाओ उग्र सभी। तो पहले क्या होता था कि धीरे धीरे कहानी पहुंचती थी अखबारों के माध्यम से, तो सबके पास एक साथ न्यूज नहीं पहुंच पाती थी। समझ में आया? तो क्रांति के असफल होने का कारण एक ये भी माना जाएगा कि क्रांति जो थी वो एक साथ प्रारंभ नहीं हुई थी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय प्रारंभ हुई थी। इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों को उनका दमन करने का समय मिल गया था, टाइम मिल गया। एक तो आप पूरे भारत में हैं, जैसे किसान एक साथ उग्र है फिलहाल, तो हर किसी के उस समय क्या है कि जैसे छोटी रियासत अवध है, अवध पे जो है अकेले ही चल रही है साहब, हजरत बेगम अकेली चल रही है, तो उसका साथ अन्य ने नहीं दिया। अन्य ने इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि उनको पता ही नहीं था, तो इस कारण भी असफल होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहां से कहानी प्रारंभ हो जाती है। अब यहां से टारगेट कर लिया पूरे देश के सैनिकों ने कि अब अंग्रेजों को हमें बाहर निकालना है। तो यहां पर मुझे आप बताइए इस क्रांति की जो डेट फिक्स की गई थी वो कितनी तारीख? तो तारीख जो तय की गई थी आपको ये भी याद रखना है, जो क्रांति का अर्थात एक साथ बुगुल बजाने की जो तारीख तय की गई थी, कोई दिक्कत नहीं है,
तो आपको याद रखना है, पूरे के पूरे यार दोस्तों ने, सैनिकों ने, सबने 31 मई को तय किया था कि 31 मई को एक साथ हम अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। समझ में आया? तो इसके लिए आप क्या करें साहब, सबके पास मैसेज कैसे पहुंचे? जासूस हुआ करते थे सैनिकों के, लेकिन लेटर लेके जाए तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो तुरंत ये पता चल जाए, है या नहीं है कि साहब, माना कि पहले पत्र व्यवहार भी चलते थे, पत्रों के माध्यम से राजा महाराजाओं के आसपास जो है आदान प्रदान होता था मैसेजों का, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि अंग्रेज ज्यादा पढ़े लिखे थे, चालाक थे, खतरनाक, जब भी तो पूरे देश पे राज किया था। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने भी गेम खेल दिया अंग्रेजों के साथ, बोले ऐसे तो नहीं अपने मैसेजों को पहुंचने देंगे, इसलिए क्या करेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्रांतिकारियों ने बताइए क्रांति का जो है प्रतीक किस किस को रखा था? यहां दिख रहा है क्या? यहां दिख रहा है क्या? अच्छा, मैं इधर कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। मेरे प्यारे मित्रों बताइए, आपसे पूछा जा सकता है क्रांति का जो प्रतीक रखा था वो किसको रखा था? एक तो कमल को, और किसको बताओ? हाँ, रोटी कह सकते हो, चपाती भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, रोटी और फिर चपाती एक ही बात है। अब देखो, कमल की मैं बात करूं तो कमल लेके ये जाते थे, बोले हमारी मैडम से मिलने जा रहे फूल देने, अंग्रेज बेहोश, बोले जा रहे होंगे यार, हमको क्या मतलब, ठीक है। रोटी, बोले रोटी ले जा रहे, खेतों पे जा रहे, और इनको सबको पता कि कमल का मतलब क्या है कि जो जागरूक थे, जो सैनिक थे, सैनिक छावनी में अब अगर हमें जाना है तो उनको कमल देना है। क्या देना है बताओ? और कमल का मतलब यह है कि 31 तारीख को तय है, इस दिन हम क्या बजाएंगे? बुगुल। तो पहले शादी संबंध आप जोड़ते हो तो नारियल पहुंचाते थे या चावल देते, है या नहीं है बताओ? हाँ, पता लगा ना ठीक है। तो यहां पे इन्होंने ना चावल दिया ना नारियल दिया, क्या दिया बताओ? कमल। कमल जिसने झेल लिया, समझ लेना वो क्रांति के लिए तैयार है। तो इनको तय हो जाता था कि हाँ, इसने कमल का फूल ले लिया और ये हमारे साथ है। समझ में आया? तो ये इनके लिए ये मैसेज था। जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये जाते थे तो उनको क्या देते थे? रोटी। रोटी देने का मतलब ये है कि वो भी क्रांति में शामिल होंगे। जिसने रोटी ले ली, रोटी ऐसे नहीं कि भर के ले जा रहे, है ना, बस रोटी का जो टूक है वो ले लिया, वो प्रतीक था, केवल प्रतीक के रूप में थे वो। तो ये कमल और रोटी इस प्रकार से ये प्रतीक के रूप में चुने थे, लेकिन कहानी कुछ और ही बदलेगी, क्योंकि बिगुल कहीं और से ही बच जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए, कहानी स्टार्ट तो यहां से हुई रहा बैरकपुर से, लेकिन इसकी कहानी कहीं और से स्टार्ट हो जाएगी, समय से पहले ही, वो भी समय से पहले। तो ये क्रांति का सबसे बड़ा असफलता का कारण माना जाएगा, नहीं तो डेट तो 31 मई थी रे। सही है गलत है? तो मुझे आप बताइए, कमेंट्स भी कर देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मुझे आप बताइए 1857 के संग्राम का बिगुल कहां से बजा? बहुत बढ़िया। कौन सी छावनी से बताओ? और मेरठ आता रहे यूपी में। देखो कहानी यहां से पश्चिमी बंगाल से घटित हुई थी, लेकिन बुगुल कहां से बजा? यूपी से। तो कितना डिफरेंस था, कितना अंतर था, एकता नहीं थी। एकता नहीं होने के कारण देखिए ये अपने आप को उग्र समझ लेंगे और दिल्ली भाग जाएंगे। देखो क्या हुआ। तो आगे देखिए, कहानी यहां पे कब से स्टार्ट हुई बताओ? 10 मई। कितना मई बताओ? 10 मई 1857। जबकि होनी कितने तारीख को चाहिए थी? पहले ही कर दिए भाई साहब, पे गर्म खून था, नहीं रोका गया। बोले इतने कहां तक रोकेंगे, ये तो अत्याचार करते ही जा रहे। तो इन्होंने यहां से बिगुल बजा दिया साहब, और 10 मई 1857 को इन्होंने पूरे जो यहाँ के जो सैनिक थे, इन्होंने पूरे की पूरी छावनियों को घेर लिया और पूरे सैनिक उग्र हो गए। यहाँ पे अंग्रेजों में और इन सैनिकों में खतरनाक लड़ाई हो गई, और पूरे मेरठ पे कब्जा करते हुए ये भाई साहब यूपी से दिल्ली के लिए निकल लिए। कहां के लिए? दिल्ली के। क्योंकि अंग्रेजों ने दिल्ली का जो शहजादा था, जिसे कह सकते हैं शासक था, कौन था बताओ? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित कर रखा था, उसको शासक नहीं मान रखा था। बोले पहले तो दिल्ली में झंडे गाड़ेंगे, इन्होंने दिमाग लगाया, पहले तो हम दिल्ली में झंडे गाड़ेंगे, भारत के केंद्र में झंडे गाड़ेंगे, उसके बाद ही आगे की बात करेंगे। तो भाई साहब ये इनकी सबसे बड़ी जो भूल मानी गई थी, राजस्थान में भी और भारत में भी इनकी सबसे बड़ी भूल जो मानी गई थी, ये अंग्रेजों के शस्त्रागार की ओर ना जाकर दिल्ली की तरफ चले गए। अगर ये अंग्रेजों के शस्त्रागार मतलब बारूदों की ओर उन पे कब्जा कर लेते
तो अंग्रेजों के पास क्या बचता, कुछ भी नहीं बचता। इनके पास बढ़िया बंदूक आ जाती और तोपें आ जाती, फिर ठोकते बढ़िया शानदार तरीके से, है या नहीं है बताओ। तो इन्होंने वहां कब्जा ना करके दिल्ली पर कब्जा उचित समझा, जो इनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हुआ। कैसे, देखो मेरठ से पहुंचे दिल्ली, दिल्ली में पहुंचने के बाद साहब दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया पूरे के पूरे जवानों ने, और दिल्ली को घेर कर वहां के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको सरेंडर कर दिया, वो भाग गए मैदान छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में बहादुर शाह जफर को दिल्ली का इन्होंने क्या घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कई महीनों तक दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल घेरे रखा सैनिकों ने। लेकिन साहब धीरे धीरे पॉइंट वीक होता ही है कहीं ना कहीं से। बहादुर शाह जफर का कोई रिश्तेदार था, वो अंग्रेजों की तरफ मिल गया। किन की तरफ मिल गया, अंग्रेजों की तरफ मिल जाएगा, और अंग्रेजों की तरफ मिलने के बाद बहादुर शाह जफर भी पकड़ा जाएगा, और क्रांति, दिल्ली में जितने भी क्रांतिकारी थे उनका दमन कर दिया जाएगा, मतलब दिल्ली पर कब्जा पूरी तरह से दोबारा अधिकार कर लिया जाएगा। तो उसको जानने के लिए अभी देखेंगे अपन, दिल्ली चलेंगे। लेकिन कहानी कहां से शुरू हो जाएगी बताओ, मेरठ से। और दिल्ली में किस तरीके से नरसंहार हुआ था उसकी भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद के लिए करिए इंतजार। आइए थोड़ी सी मैं आपको लिखा देता हूं, क्लियर। तो सभी विद्यार्थी जो भी लाइव ऑफलाइन जो भी देखे वो आप रजिस्टर उठा के इस नए टॉपिक को आप शानदार तरीके से लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, ठीक है। तो निकाल लीजिए अपने हथियारों को। हाँ, तो हेडिंग तो डाल देना 1857 का संग्राम, सभी के सभी हेडिंग डाल दी ना। ये 4 लाइन ऐसे के ऐसी छापो पहले तो। इंग्लैंड की 1857 के संग्राम के समय की बात है। तो इस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्ट्रन, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कंपनी का सेनापति जॉर्ज एडिसन। लिख लो बढ़िया ढंग से इसको। हैं ये 4 लाइन लिख लेना। 1857 का संग्राम हेडिंग डालना, लिख लिया। फिर लिखना इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्ट्रन, और भारत के गवर्नर जनरल लिख देना भाई लॉर्ड कैनिंग, और कंपनी का सेनापति लिख देना जॉर्ज एडिसन या एनिसन। एडिसन या एनिसन बात एक ही है, एडिसन याद रख लेना, ठीक है। ये बात लिखने के बाद आगे आइए, अब लिखना क्रांति के कारण। ये कारण पूछे गए हैं और जाएंगे, लेकिन तत्कालिक कारण कौन सा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कारणों में मैंने आपको बता दिया था। इसको मिटाता हूं, फिर मैं इधर लिखवा देता हूं। इनको तो मिटा दूं ना, ठीक है। तो यार तो सेनापति लिख देना एडिसन। नंबर 1 पर लिखना अंग्रेजों की भू राजस्व। कोई बात नहीं, शाम को लिख लेना 8 बजे फिर से, ये कि यही लाइव आ जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर जाके देख लेना, ठीक है। अच्छा, डाक व्यवस्था मैं सॉरी वो लिखता हूं पहले तो। बेलेज अली की, आपने ये भी सुना होगा ना, बेलेज अली की सायक संधि। और आपको पता है सायक संधि पहली बार किस रियासत ने की रे, हैदराबाद ने 1798 में, है या नहीं है। मैंने एक टैबलेट भी लिखाई होगी, हैदराबाद में क्या बताऊं, अमन, ठीक है। तो बेलेज अली की सायक संधि
इसका भी इफेक्ट पड़ा था। तो ये कहानी आगे बढ़ के बहुत लंबी चौड़ी हुई थी। तीसरे नंबर पे इधर दिख रहा है ना आपको, ठीक है, देख लेना इधर नहीं दिखे तो। तीसरे नंबर पे आप लिख देना डाक अधिनियम। इसमें एक लाइन लिख लेना चाहो तो आप, इसमें एक लाइन लिख लेना। लिखिए भाद्रो। अच्छा 1 मिनट रुको भी है, रुक गया तो लिखना है, इसमें लिखना सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक व्यवस्था को, निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया बताओ? समाप्त कर दिया भाई, गुस्से में हो गए सैनिक, पैसा देना पड़ेगा। चौथे नंबर की भी महत्वपूर्ण बात है, इसी के कारण कहानी आगे बढ़ी। सेना भर्ती अधिनियम, अगला जो रीजन लिख देना सेना भर्ती अधिनियम। और यह अधिनियम कब की बात है बताओ? 1856 में, है ना। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू किया क्या रे? किसके सहयोग से? कौन बताएगा? राजेंद्र प्रसाद, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे ध्यान रखो, तो इस समय की कहानी लिखो। सेना भर्ती अधिनियम 1856, इसमें थोड़ी सी बात बढ़िया ढंग से लिखनी है अपन को। सेना भर्ती अधिनियम लिखना, इस कानून के पारित होने से, सेना भर्ती अधिनियम, इस कानून के पारित होने से सैनिकों को समुद्र पार करके, सैनिकों को समुद्र पार करके दूर जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, ठीक है ना। दूसरा कारण इसी में लिखना है, इसी में लिखना, इसी कानून के तहत, इसी कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने ब्राउन बेस राइफल्स, ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर मार्च 1856 से, मार्च 1856 से एनफील्ड राइफल्स को अनिवार्य कर दिया, एनफील्ड राइफल्स को अनिवार्य कर दिया, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त कारतूस पर रैपर लगा होता, रैपर कह दो चाहे खोल कह दो, रैपर लगा होता। इस बात को लेकर सैनिक उग्र हो गए।
सैनिक उग्र हो गए, जो क्रांति का तत्कालिक कारण बना। जो क्रांति का तत्कालिक कारण बना। जो क्रांति का कैसा कारण बना बताओ? अब आओ रे, और तत्कालिक कारण बना, सब ठीक है। आओ यहां से कहानी स्टार्ट करता हूं, मैं मेरे तरीके से छाप रहा हूं, वैसे ही आपको छापना है, ठीक है ना। अब साहब ये कारण बन गया तत्कालीन, अब इसका होगा बोलो क्या? विरोध होगा रे। कौन सा विरोध होगा? विरोध होगा। और बात आ गई है मार्च की। कब की बात आ गई? ऊपर लिख देता हूं, ये लो, मार्च की बात है। मार्च 1857 की बात है। मार्च 1857 में हुआ विरोध। अरे किया किसने? किया रे मंगल पांडे ने। कौन से पांडे ने? मंगल पांडे ने। ये लो साहब, मंगल पांडे की बात हो गई यहाँ पे। मंगल पांडे की बात करो तो ये निवासी था, दिख रहा है ना इधर, निवासी था ये बलिया का, और बलिया आता रहे यूपी में। सैनिक था, क्या था बताओ? सैनिक था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना। यहां का ये वीर सैनिक जवान था, और इसकी जो छावनी थी बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी बताओ? बैरकपुर छावनी। और घटना आई रे, क्या आई बताओ? अब घटना बता दो, कितने तारीख की है? 29 मार्च और 1857 की है। अर्थात इस 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857 को, ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारी की बात करेंगे। अंग्रेज अधिकारी कौन है बोलो रे? बाग एंड हुसन को गोली मार दी। क्या मार दी बताओ? क्यों मार दी? राजी खुशी? जबरदस्ती की है ना, जबरदस्ती की। बोले खोल इसको, रैपर को खोल और इसमें डाल, ठीक है। तो ये मुंह से फोड़ना होता था इसलिए। तो ऐसी स्थिति में जब इनको गोली मारी थी तो ये तो ऊपर पहुंच गया, और ये हो गया बोलो क्या? घायल। जो आपसे इतना नहीं पूछेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको दी गई, आगे चल के दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में दी गई भाई साहब को क्या? फांसी। तो फांसी दी गई थी, मैं इधर लिख देता हूं, फांसी दी गई। फांसी दी गई कितने अप्रैल को बताओ? 8 अप्रैल को। कितने अप्रैल को बताओ? 8 अप्रैल 1857 को इनको दे दी गई थी क्या? फांसी। इस बात को आप ऐसे के ऐसे ही छाप दीजिए। कितने बज गए? हाँ अभी तो खूब टाइम है, लिखो इसको, छापो खूब। हाँ ठोका ठाकी चल रही है फिर भी नहीं पच रहा है। ठीक है लिखो। और ये लिख लिया ना? लिख रहे हैं अभी, चलो बहुत बढ़िया। लिख लिया ना? हाँ, ये आपको सभी विद्यार्थी जो भी लाइव देखे उनके लिए बिल्कुल ऑफलाइन जैसी क्लास आपको उपलब्ध हो रही है। कभी भी बाद में देख लें आप, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन लाइक भी करते रहे भाई, है ना। हाँ शाम को करना है। सुन रहे या नहीं सुन रहे सभी? ठीक है 8 बजे तू देखेगा। चैनल जिस पता नहीं है क्या?
अरे यार, हजारों में एक है, लाखों में एक होता जा रहा है अब तो। हाँ, BS मीना के नाम से 8 बजे आपकी यही क्लास रोज मिल जाया करेगी आपको। यही क्लास एक बार और उपलब्ध होगी आपको, सेम टू सेम, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही, है ना। बीच बीच में तब मत बोलना, है ना, दिक्कत पैदा हो जाएगी फिर। ऐसे सोचेंगे हम दोबारा कहाँ से आ गए। अरे बढ़ाई होती है केवल। लिख लिया क्या इधर सभी ने? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्रांतिकारियों ने ये कांड हो गया, बोले अब तो ठोकना है अंग्रेजों को, लेकिन तरीके से। किससे बताओ? तरीके से। इसलिए इन्होंने तारीख तय की थी, और बोलो कितनी की थी? 31 मई। और प्रतीक किसको रखा? रोटी और कमल को। तो दोनों लाइनों को लिख लेते, फिर अपन आगे कहानी बढ़ाएंगे। तो लिखो, क्रांतिकारियों ने, नहीं, क्रांतिकारियों ने क्रांति का दिन, क्रांतिकारियों ने क्रांति का दिन 31 मई 1857 को तय किया। 31 मई 1857 की तारीख को तय किया, ऐसे लिख देना, है ना। फिर लिख देना, प्रतीक के रूप में रोटी तथा कमल को चुना। प्रतीक के रूप में रोटी तथा कमल को चुना। किसको चुना बताओ? रोटी तथा कमल को चुन लिया साहब। तो अब सुनिए कहानी, आज ही सुनाऊं, कल के वीडियो में सुनाऊं? कहानी यही है। अब इनकी कहानी शुरू हो गई है, समझो, लेकिन कहानी इनकी समय से पहले शुरू हो गई। समझ में आया? तो कितने मई से हो जाएगी? 10 मई से। 10 मई की डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 1857 के बिगुल कहां से बजा था। एक तो ये बनता है तो मेरठ से। किस छावनी से बताओ? मेरठ में भी 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के द्वारा। कौन सी के द्वारा? 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के द्वारा बिगुल बजाया गया था मेरठ से 10 मई 1857 को। तो क्रांतिकारियों ने मेरठ में तो बिगुल बजाया ही था, साथ के साथ दिल्ली तक बिगुल बजा दिया। कहां तक बताओ? दिल्ली तक बिगुल बजा दिया था। और मैंने आपको बताया था, जो कल अपन बात भी करेंगे, बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उसको दिल्ली का शहंशाह घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के हड़बड़ाहट हो गई थी, क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। और अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद दिल्ली को केंद्र बनाते हुए वहां पर अपना जो है झंडा गाड़ दिया। किसने बताओ? क्रांतिकारियों ने। लेकिन धीरे धीरे एक साथ क्रांति नहीं होने के कारण यहां से इनको बिछड़ा दिया गया था। आगे चल के दिल्ली पर, आप बताना मुझे शाम को कमेंट्स करके ढूंढ के, दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कब कर लिया? समझ में आया? सभी विद्यार्थी कमेंट्स करके बताना कि दिल्ली पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया भाई साहबों ने 12 मई को। कितने मई को बताओ? आपको मैं बता देता हूं, यहां से 10 मई को तो कहां से कहानी शुरू हो गई? मेरठ से। और ये भाई साहब 11 मई पहुंच गए दिल्ली में। कहां पर बताओ? और 12 मई को इन अंग्रेज नालायकों से लड़ू के दिल्ली पर कर लिया। रे बोलो अधिकार। किस पर अधिकार कर लिया? लेकिन आगे चल के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वो कितनी सितंबर आपको बताना है। सितंबर में जाके अंग्रेजों ने पुणे से अधिकार कर लिया। किस पर बताओ? दिल्ली पर। किस पर बताओ? दिल्ली पर। तो वो कितनी तो मई आएगी, और सॉरी कितना सितंबर आएगा? 1857 तो है ही है, खैर, पर आगे की डेट बतानी है आपको, ठीक है। और वो किस अंग्रेज सेनापति के नेतृत्व में दिल्ली पर इन्होंने पुनः अधिकार किया था। और उसके बाद मेरठ के बाद क्रांति का बिगुल कहां से बजा था, तो ये आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। बता दोगे ना? तो आप पढ़ोगे तो जरूर बताएंगे, और नहीं पढ़ोगे तो आप, ठीक है ना, अपने आप को, ठीक है, बेरोजगारी की ओर ले जाओगे। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट अगला जो सेकंड पार्ट आएगा वो कल आएगा। तो इसको आप रोक दो, किताब रोक दी।